है। कल हमने ये कहा था कि ये जो काइलोमाइक्रोन है ये हम जीआईटी से मतलब ऑब्जर्व करते हैं, फिर इसके बाद जो है ना लिम्फेटिक्स में वहाँ पे हम ये टैग लगा देते हैं इसके ऊपर FOB48। और इसी क्योंकि ये कैरियर है, ये उधर से मतलब सर्कुलेशन में लेके जाते हैं एडाइपोज टिश्यू के पास और लीवर के पास। तो ये टैग का होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो ये जो हमारे पास ये जो काइलोमाइक्रोन है, ये जिसमें ट्राइग्लाइसराइड है, ये कोलेस्ट्रोल है, ये हम फिर जो है ना ट्रांसफर नहीं कर सकते एडाइपोज टिश्यू में भी और लीवर में भी। तो देखें ना, ये 100 का होना ये जो है और ये इसका होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो मतलब इसको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इसको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते तो ट्राइग्लाइसराइड जो है ना और कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे पास ब्लड में कम हो जाता है और जिस्म में भी कम होता है। तो इसको हम कहते हैं ए बीटा हाइपोप्रोटीनीमिया। ये आगे एक टॉपिक है ये वाला, ये ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया या हाइपोलिपिडीमिया भी इसको कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वही FOB48 नहीं होता है, FOB100 नहीं होता है। ठीक है। जब वो नहीं होते तो हमारे पास जो फैट्स है वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। कोलेस्ट्रोल की भी कमी आ जाती है, लिपिड्स की कमी आ जाती है। और हमें पता है कि जब भी हम फैट्स वगैरह जीआईटी में इनको एब्जॉर्ब कर देते हैं, ये ट्राइग्लाइसराइड और फैट्स और ये जो कोलेस्ट्रोल है, इसके साथ साथ हम फैट सॉल्युबल विटामिन बी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे पास जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो उसकी भी कमी आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास विटामिन के है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी है हर चीज के लिए। आगे हम पढ़ेंगे इसके फंक्शन के। विटामिन ए जो है ना आपकी विजुअल जो है ना रेटिना में जो विजुअल, उसमें बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट है, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है। अगर इसकी कमी है तो जो है ना आप चीज को नहीं देख सकते हो, तो नहीं देख पाते। मतलब आपका जो है ना हम ऑप्थेल्मोलॉजी में पढ़ेंगे इसको, रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा भी कहते हैं। विजुअल डिस्टरबेंस आ सकती है। ठीक है ना। विटामिन के नहीं है तो हमारे पास ब्लीडिंग हो सकती है अगर इसकी कमी आ जाए। ठीक है। तो इसी तरीके से विटामिन डी, विटामिन ई जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा फंक्शन है इसका, हम हर एक विटामिन की फंक्शन हम करेंगे विटामिन के चैप्टर्स में। सही है। तो अगर ये आपके पास ये विटामिन नहीं है, ठीक है ना, तो फिर हम क्या कर देते हैं, हमारे पास इसकी विटामिन की कमी आ जाती है। इसको हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट मसले भी आ सकते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है। ये देखिए ना, ये हमारे पास है ना, ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा, ये मसला हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि विटामिन ए नहीं है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन, वो इसमें अब जैसे कि ये है कि ये डीमाइलिनेशन में जो है ना वो काम कर देते हैं। अगर ये नहीं है तो आपके पास, क्योंकि माइलिनेशन होती है ना, अब न्यूरॉन की माइलिनेशन होती है, इसके थ्रू हम मैसेज सेंड कर देते हैं। माइलिनेशन खत्म हुआ है, आप मैसेज सेंड नहीं कर सकते हो, तो आपके पास न्यूरोलॉजिकल मसले हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे पास और भी एक वो है, इसको सेरेब्रल एटेक्स या मसल वीकनेस, ये सारी चीजें हो सकते हैं। ठीक है ना। आपके साथ जो है ना हमारे पास जो एरिथ्रोसाइट्स है, उसकी भी जो है ना हमारे पास वो हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे पास जो विटामिन ई है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम आरबीसी की वो स्ट्रक्चर देखें ना, तो आरबीसी के जो सेल मेम्ब्रेन ये वाला जो बना होता है ना, ये इसमें विटामिन ई का बहुत ज्यादा रोल होता है, ये वाला। ठीक है। तो विटामिन ई नहीं है तो आपका सेल मेम्ब्रेन, आपका आरबीसी जो है ना हेमोलिसिस हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो है ना जाहिर सी बात है, आप कोलेस्ट्रॉल को जो है ना और ट्राइग्लिसराइड को एब्जॉर्ब नहीं करते हो तो सारे चीजों का लेवल कम हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए फिर हम इस और फैट्स जो है ना वो जीआईटी में ही होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते हैं ना, तो वो बाहर निकलते फीसेस में। जब बाहर फीसेस में निकलते हैं ना, तो जो फीसेस होगा वो, हाँ, उसको हम फिर कहते हैं स्टेटोरिया। स्टेटोरिया उसको कहते हैं कि जब आपके फीसेस में फैट्स दोनों इकट्ठे निकल जाए तो उसको हम कहते हैं स्टेटोरिया। जब आप फीसेस को फ्लश करते हो ना तो वो स्टिकी होता है, फ्लश नहीं होते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटोरिया पेशेंट्स आपको जब भी कंप्लेन करता है ना, तो वो कंप्लेन यही करेगा कि जब भी मैं फीसेस को फ्लश करता हूँ वो बिल्कुल चिपके होते हैं और फ्लश नहीं होते। तो कहने का मकसद ये है कि ना इसको स्टेटोरिया है। ठीक है। तो इसी वजह से जब आप ये फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होते, सारा मसले आ सकते हैं हमारे पास। विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, आरबीसी का टूट जाना, ये बहुत सारे मसले आ सकते हैं हमारे पास। तो ये बेसिकली हमारे पास हाइपो बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में होता है, जिसमें एपो बी 48 और एपो बी 100 ये या कम होता है या बिल्कुल एब्सेंट होता है। ठीक है ना। तो जब ये नहीं है, ट्रांसपोर्टर नहीं है, कैरियर नहीं है, मसले आएंगे। ठीक है। और इसको हम कहते हैं हाइपो बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। तो इसलिए फिर ऐसे पेशेंट्स को जो है ना हम सप्लीमेंट देते हैं, जैसा कि मल्टीविटामिन जो है ना वो हम दे देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा मतलब अहम थोड़ा ये था, तो मैंने कहा इसको इधर ही एक्सप्लेन कर लूँ। सही है ये वाला। अब जो है ना हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है हमारे पास एथीरोस्क्लेरोसिस। ये बहुत अहम टॉपिक है ये। खैर वैसे हम हार्ट में पढ़ेंगे ये आगे जब पैथोलॉजी करेंगे तो वहां पे हम ये करेंगे। देखिए एथीरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है ना कि आपका जो वेसल्स है ना वो थिक हो जाए, नेरो हो जाए और ब्लड सप्लाई उस टिश्यू को कम हो जाए, तो हम कहते हैं कि भाई साहब एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है। मसला ये हो सकता है कि हाँ, किस वजह से हुआ है। ठीक है ना। जैसे कि हमने पहले पीछे पढ़ा एलडीएल एचडीएल, हमने पढ़ा ना कि एलडीएल जो है ना वो बेकार हमारे पास लाइपोप्रोटीन है। ठीक है। एचडीएल जो है ना वो बहुत ही अच्छा लाइपोप्रोटीन है। एचडीएल जो है ना वो कोलेस्ट्रोल को लेके जाते लीवर के पास। एलडीएल जो है ना उसके पास कोलेस्ट्रोल होता है लेकिन वो फिर टिश्यू में डिपॉजिट हो जाते हैं। और वहां पे कोलेस्ट्रोल जब डिपॉजिट हो जाते हैं ना तो उससे प्लेग बनते हैं। किस तरह बनते हैं आगे अब हम पढ़ेंगे। मैं सिर्फ जनरल एक रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का एक स्केच जहन में बन जाए। तो एचडीएल का काम होता है कि पेरिफेरी में सर्कुलेशन में जितना भी आपके पास कोलेस्ट्रोल होता है उसको पकड़ पकड़ के लीवर के पास लेके जाता है। एलडीएल का काम होता है वो बहुत बेकार प्रोटीन है। उसका काम ये होता है कि उसके पास कोलेस्ट्रॉल होता है लेकिन ये किसी टिश्यू में मतलब डिपॉजिट हो जाए, जैसे कि वेसल अभी हम करेंगे, तो वहां पे ये फ्लैग बन देता है। और इसको हम पे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। किस तरह बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वट एवर रीजन हमारे पास वेसल जो है ना वो डिमेज हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल अगर ये वेसल्स है हमारे पास, ये वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स है। ठीक है। ये एंडोथेलियल सेल्स है। और वट एवर रीजन हमारे पास जो वेसल्स है ना इसके एंडोथेलियल सेल्स जो है ना वो डिमेज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाई ब्लड प्रेशर है या फॉर एग्जांपल जो है ना स्मोकिंग कोई करता है, तो जो निकोटीन है ना वो आके इस एंडोथेलियल सेल्स की वजह निकोटीन की वजह से जो एंडोथेलियल सेल्स है वो हमारे पास डिमेज हो जाते हैं। जब ये डिमेज हो जाते हैं तो नीचे कोलेजेंस हमारे पास नजर आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि हमारे पास एलडीएल तो ब्लड में मौजूद होता है। ये एलडीएल जाके हमारे पास इधर, क्योंकि ये तो डिमेज हो गया है, ये अंदर आके अंदर घुस जाता है। जैसे ये अंदर घुस जाता है तो सेल के अंदर तो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन से ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये एलडीएल जो है ना ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है। ठीक है ना। तो हम फिर कहते हैं कि एलडीएल जो है ना, अब हमने एलडीएल को ऑक्सीडाइज किया या ऑक्सीडाइज एलडीएल। ऑक्सीडाइज एलडीएल का यही मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सीडेशन उसको कहते हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो या प्रोटॉन को रिमूव करो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन उसको कहते हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करो, ले लो, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एलडीएल ऑक्सीडाइज हो गया। क्यों ऑक्सीडाइज हो गया? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। तो हम कहते हैं कि जो ऑक्सीडाइज एलडीएल एलडीएल जो है ना वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। जैसे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया तो अब ऑक्सीजन से रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज बन गया। अब रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज बन गया तो अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे ये सीन और भी गंदा होता चला जाएगा, क्योंकि वो रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज है, आपके सेल्स को और भी मारेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे और फिर ये एलडीएल अंदर घुस जाता है। जैसे ही एलडीएल अंदर घुस जाता है ना, इसके बाद क्योंकि अब एक किस्म का मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया है, तो अब मैक्रोफेजेस आएंगे, टी सेल्स आएंगे। ठीक है। ये हम जनरल पैथोलॉजी में करेंगे, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, ये सारे न्यूट्रोफिल्स वगैरह।
ये वाइट जो सेल्स है ये आते हैं, इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया तो जैसे ये अंदर आते हैं तो ये मैक्रोफेजेस आके इस एलडीएल को जो है ना खा लेता है। मैक्रोफेजेस ने एलडीएल को खा लिया अंदर जो है ना। अब मैक्रोफेजेस के अंदर जो है ना हमारे पास एलडीएल आ गया। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूं। देखिए जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो एचडीएल होता है ना वो लीवर के पास कोलेस्ट्रॉल लेके जाता है। ठीक है, एलडीएल जो है ना ये देखें तो ये ऑक्सीडाइज डिमेज एलडीएल जो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, वही ऑक्सीडाइज डिमेज एलडीएल मैक्रोफेजेस आके इसको खा लेता है। जिसको जिस तरीके से इसने इसको खा लिया, अब इसको फिर मैं फोम सिल कहता हूं। तो फोम सिल फॉर्मेशन, फोम सिल बन गया हमारे पास। ठीक हो गया। इसके बाद फिर दोबारा हमारे पास जो है ना टी सेल्स भी आते हैं और ये बहुत सारे मैक्रोफेजेस आ जाते हैं धीरे धीरे। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो 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 फिट स्ट्रीक है, ये इसको फिट स्ट्रीक भी बोलते हैं। यहाँ देखें ना ये फिट स्ट्रीक फॉर्मेशन। तो ये अब शुरुआत हो गई है फिट स्ट्रीक का या एथेरोस्क्लेरोसिस का। इसका शुरुआत अब स्टार्ट मतलब इसका बिगिनिंग हो गया है अब। ठीक है। अब वक्त के साथ 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 इसी तरीके से बहुत ज्यादा मैक्रोफेजेस आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे। इसके बाद क्योंकि ये देखें ना ये एंडोथेलियल सेल्स है, ये एंडोथेलियल सेल्स है। ये देखें स्टार्टिंग स्टार्ट अब यहाँ पे इनकी शुरुआत हो गई है। ठीक है, स्टार्ट हो गया है। इसके बाद फिर एपिथेलियाइड सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो आके इसके ऊपर ना एक केप बना देता है, केप। जैसे कि ये देखें एक केप बन गया है और इसको हम कहते हैं फाइब्रस केप फॉर्मेशन। ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मैक्रोफेजेस आएंगे, बहुत ज्यादा फोम सेल्स बनेंगे, बहुत ज्यादा फोम सेल मैक्रोफेजेस आके इकट्ठे बन जाएंगे, एपिथेलियाइड सेल्स ऊपर आके बैठ जाएंगे, एक केप बन जाएंगी। और फिर हम इसको कहते हैं कि अब हमारे पास ये जो प्लेग बना हुआ है ये अब एडवांस हो गया है। और इसी को हम जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस या फिट स्ट्रीक भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसी को ही कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। फिर क्या होगा कि हमारे पास जब अब देखें ना तो वेसल्स जो है ना वो नैरो हो गया। फॉर एग्जांपल पहले इसी तरीके अगर ये वेसल्स है ना ये वाला, मैं इधर ड्रा कर देता हूँ ये वाला। ठीक है ना, पहले ऐसे था नॉर्मली, अब इसमें ये प्लेग हो गया। ये देखें अब ब्लड सप्लाई पहले बहुत ज्यादा जाता था नॉर्मली, अब क्योंकि प्लेग बना हुआ है तो अब जाता नहीं, मतलब बहुत कम ब्लड सप्लाई हो गया ना, ब्लड सप्लाई कम हो गया टिश्यू को। तो हमारे पास जो है ना फिर सेल्स जो है ना वो डिमेज हो जाते हैं। जैसे कि हम हार्ट में पढ़ेंगे कि कोरोनरी आर्टरी में जो है ना हमारे पास जब एथेरोस्क्लेरोसिस होता है ना तो फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास एमआई और ये उधर हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए बायोमोलिकुलर लेवल पे कि किस तरीके से ये प्लेग हमारे पास बन जाता है। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस बनता है। इसके अलावा जो है ना फिर जब ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे तो ये टूट भी जाता है, ये इधर से टूट जाता है तो फिर ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है और उसको हम फिर कहते हैं कि यार थ्रोम्बस। ठीक है ना, और या एम्बुलाई, एम्बुलाई जिसको बोलते हैं। तो फिर ये आपके पास ऊपर स्ट्रोक भी हो सकता है क्योंकि अगर ये एम्बुलाई ऊपर ब्रेन में चला गया तो वहां पे फंस गया, वहां पे सर्कुलेशन में ब्रेन की जो आर्टरी है वो है वहां पे फंस गया। जब वहां पे फंस जाता है तो वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो बंदा स्ट्रोक में भी चला जाता है। ठीक है ना, डीवी। ये आगे हम वैसे हार्ट में आ रहा है तो वहां पे हम ये दोबारा कर लेंगे, लेकिन ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है ना हमने यहाँ पे कर लिया है कि किस तरीके से आपके पास अब ड्यू टू वट एवर रीजन आपका जो वेसल्स है ना वो डिमेड हो जाता है, फिर जाके ये एलडीएल अंदर चला जाता है। अंदर चला गया, इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज बन गई, इन्फ्लेमेशन वाला सीन चला, मैक्रोफेजेस आ गए, टी सेल्स आ गए, न्यूट्रोफिल्स आ गए। ठीक है, वो आ गए, टी सेल्स आ गए, सारा कुल मिला के इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से फिर जो है ना वहाँ पे ये एलडीएल डिपॉजिट स्टार्ट हो गया, प्लेग बन गया, एथेरोस्क्लेरोसिस सिंपल। ठीक है, तो ये था हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस।
इसके अलावा हमारे पास इसमें कुछ और अहम बातें हो तो मैं बताऊं आप लोगों को, लेकिन इसमें आसान है वैसे, इतनी मुश्किल है नहीं, सही है ये। इसको हम कहते हैं एथेरोसाइक्लोसिस। चलो हाँ बस, ये अब हम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना, कि कोलेस्ट्रॉल हम किस तरह बनाते हैं लीवर में। ठीक है ना, जिस तरह हमने पीछे ये हमने पढ़ा ना, ये वाली, ये देखें, यहाँ पे हमने कहा कि इस ट्राइग्लाइसराइड को लेके आएंगे लीवर के पास, फिर जो है ना इससे कोलेस्ट्रॉल हम बना लेते हैं, निकालते हैं लीवर में, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होती है। अब ये वाला जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है ना, ये हम इधर कर लेंगे। ठीक है, तो देखें, वही एसिटाइल कोए है, फिर एसिटो एसिटाइल कोए, ये एक दूसरे में जो है ना कन्वर्ट होते हैं। ठीक है ना, अब एसिटो एसिटाइल कोए जो है ना एच एम जी को ए में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो एच एम जी को ए सिंथेज इस साइटोप्लाज्म में होता है, हेपेटोसाइट जो लीवर के जो सेल्स है ना वहां पे हम ये करते हैं। ठीक है, तो एच एम जी को ए सिंथेज, या एसिटो एसिटेट को ए को एच एम जी को ए में कन्वर्ट किया। ठीक है ना, हमारे पास एच एम जी को ए बना। अब इस एच एम जी को ए से हम मेवोलुनेट बना देते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम काम कर देता है उसका नाम है एच एम जी को ए रिडक्टेज। ठीक है ना, अब मेवोलिनेट बना, मेवोलिनेट से फिर हम परनिसाइल पीपीआई बना देते हैं, फिर ये मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं, स्क्विलिन बना देते हैं, लिनोट्रोल बना देते हैं, और लास्ट में फिर जाके यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल से फिर हम क्या बना देते हैं, स्टीराइड्स बना देते हैं। ठीक है ना, एड्रीनल में वूअर्स मीट, टेस्टिस वगैरह, ये बाइल एसिड्स भी बना देते हैं, विटामिन डी सेल मेम्ब्रेन में भी काम करते हैं। इसका कोलेस्ट्रॉल का जो है ना ये फंक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास तो ये बना। अब ये जो एच एम जी को ए रिडक्टेज है ना, इंसुलिन आके इनको स्टिमुलेट कर देता है, जबकि हमारे पास कुछ ड्रग्स है वो इनको इनहिबिट कर देता है। स्टेटिन ड्रग्स है हमारे पास। ठीक है ना, हमारे पास जितने भी स्टेटिन हैं, लास्ट किसी ड्रग के आखिर में ना स्टेटिन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये एच एम जी को ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं, एक्सेप्ट वन स्टेटिन, उसका नाम है नए स्टेटिन, नए स्टेटिन। उसके आखिर में बी स्टेटिन आता है, लेकिन वो एच एम जी को ए रिडक्टेज वाला ड्रग नहीं है। सही है, तो ये आप लिख लो, ने, एन वाई, ने स्टेटिन, और ने एस टी ए टी आई एन, एक्सेप्ट ने स्टेटिन। बाकी जितने भी स्टेटिन आएंगे ना वो एच एम जी को ए रिडक्टेज है, एक्सेप्ट ने स्टेटिन। जो ने स्टेटिन है ना, ये हमारे पास बेसिकली वो है, क्या नाम है इसका, एंटी फंगल है। ये हम कैंडिडेटा जो इन्फेक्शन होता है ओरल में, एसोफिजियल्स में, वेजाइना में, वहां पे जो कैंडिडेटा इन्फेक्शन होते हैं ना वहां पे हम ये दे देते हैं, और इसको हम कहते हैं एंटी फंगल। ठीक है ना, तो बाकी जितने भी स्टेटिन्स हैं, बाकी जितने भी स्टेटिन्स हैं उसको हम एच एम जी को ए रिडक्टेज कहेंगे, एक्सेप्ट वन, और उसका नाम है नेस्टेटिन। उस ये जो है ना हमारे पास एंटी फंगल है। ठीक है, अब एक पेशेंट से उसका जो है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया ब्लड में। ठीक है ना, जब ब्लड में उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है ना, तो हम कहते हैं कि यार अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास और कोलेस्ट्रॉल ना बने। ठीक है ना, तो हम क्या कर देते हैं, उस पेशेंट्स को जो है ना बहुत कॉमनली प्रेस्क्राइब ड्रग है, आल हर जगह पे जो है ना ये बहुत ज्यादा फेमस है, और हर जगह पे यही ड्रग जो है ना आजकल यूज होती है, स्टेटिन। तो जैसे सिमोस्टेटिन है, लिवोस्टेटिन है, एट्रोवास्टेटिन है। ठीक है, ये बहुत जिसके ड्रग के आखिर में स्टेटिन आते हैं ये ड्रग्स, तो ये एच एम जी को ए को रिडक्टेज को इनहिबिट कर देता है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो बनेंगे नहीं, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका एक साइड इफेक्ट ये हो सकता है ना कि ये जो फर्निसाइल पीपीआई है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पास। हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा था ना, ईटीसी, वहां पे जो कोएंजाइम था उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस फर्निसाइल पीपीआई से हम कोएंजाइम क्यू बना देते हैं, और कोएंजाइम क्यू का बहुत ज्यादा काम होता है, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा है।
ठीक है ना। अगर वो नहीं है तो भाई फिर आगे जो है ना आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना अब ये जो मेवलुनेट है ये वाला, ये आपके मसल के लिए बहुत जरूरी है। मेवलुनेट मसल के लिए, ठीक है। अब अगर आपने इस HMG को रिडक्टेस को बंद किया ना, अब मेवोलुनेट बनेगा नहीं, मेवोलुनेट नहीं बनेगा, फर्नेसाइल PPI नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। तो कुल मिला के आपके पास न ये बनेगा न ये बनेगा, तो आपके पास तो ये वाले मसले आ सकते हैं। लेकिन अगर मेवोलुनेट नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका मसल भी वीक है। तो इसी वजह से स्टेटिन ड्रग का यही एक साइड इफेक्ट है कि मसल जो है ना पेन, आपको पेशेंट जो है ना वो कंप्लेन करेंगे कि यार मेरा मसल बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, मैं तो कोई काम भी नहीं कर रहा हूँ लेकिन मसल मेरा बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, क्या वजह हो सकती है। आपने हिस्ट्री ली, हिस्ट्री में उसने कहा कि हाँ यार मैं स्टेटिन ड्रग यूज कर रहा हूँ। अच्छा स्टेटिन ड्रग यूज कर रहे हो, तो इसका वजह यही है कि भाई साहब आपको जो है ना स्टेटिन ड्रग की वजह से आपको मसल पेन हो रही है। तो फिर आप अल्टरनेटिवली कोई भी ड्रग दे सकते हो, नाइसिन भी दे सकते हो, हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, तो फिर हम अल्टरनेटिवली ड्रग यूज कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है ना कोलेस्ट्रॉल वाला सिंथेसिस था, ठीक है ना, और ये हमारे पास स्टेटिन ड्रग है, ये देखें। और ये जो चैप्टर है ना आज खत्म हो गया, बाकी जो है ना हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह अगर जिंदगी